way. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास हैं, ऑब्वियसली मन में बहुत दुख चल रही है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हम लोग टाइम मैनेजमेंट रखें। तो उन सब की बात हम लोग धीरे धीरे करके करते जाएंगे। और देखो हम लोग क्या अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो है एमसीक्यूज हमारे जो आते हैं उसमें हम लोग काफ़ी कुछ अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम हर चैप्टर के कुछ कुछ एमसीक्यूज यहाँ करते जाएंगे। साथ के साथ मैं आपको समझाती भी जाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसका ये आंसर चूज किया। इसको करने के बाद एक सीरीज हम लोग लाएंगे असर्शन रीजन की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले सब कुछ कवर करा पाऊँ। फिलहाल जितना भी होगा उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग मैनेज करते चलते हैं। और यहाँ से बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर सोल्यूशन के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको हो गया, मैम हमको क्या याद करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की। आपको बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपका जब बॉइलिंग पॉइंट का लेकर जब फॉर्मूला आता है डेट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो वो तो सबके लिए सेम रहेगा, वो फॉर्मूला आप सबके लिए अप्लाई करोगे जब बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट जब आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन आपको साथ में एक चीज और याद रखनी है कि वांट ऑफ फैक्टर आपका होता है आई, जो हम अप्लाई करते हैं बेसिकली उन सोल्यूशन पर जो वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करते थे, वहां फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देते थे और फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से आ जाता था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू, तो आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पर आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये आपका के बी आ जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है कि आई आपका किसका सबसे ज्यादा है, उसी का बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा हाई। अब देखो पहले वाले में आओ, ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम एज ए स्पेसिफिकली पोलर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि पोलर में ये ब्रेक नहीं होता। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो नॉन पोलर कंपाउंड है, हाँ अगर आप बहुत अलग कंडीशंस लगाकर अप्लाई करना चाहें तो ये CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये आपका पोलर कंपाउंड में नहीं आता क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये अपने ऐसा कोई आयंस यहाँ पर नहीं देगा। K2SO4 की बात करें तो जब आप इसे यहाँ पर आयनाइज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे दो पोटेशियम के आयंस प्लस एक मिल जाएगा आपको यहाँ पर SO4 नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको यहाँ मिल गए 3। KCl की हम बात करें तो ये आपका आयनाइज होगा K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, टोटल नंबर ऑफ आयंस मिले 2। और यूरिया आपका आयनाइज नहीं होगा। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि ए और डी में से ऑप्शन नहीं है। अब बी और सी में से कौन सा है, तो ऑब्वियसली जिसका आई ज्यादा है उसके लिए आप बॉइलिंग पॉइंट हाई कंसीडर करोगे, तो आपका आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ के एच इज, अब देखो के एच का मतलब हमको पता चल गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर बात चल रही है और हेनरीज ने एक फॉर्मूला दिया था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हेनरीज का अपना जो है ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी गैस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अपने पार्शियल प्रेशर के। लेकिन बाद में इसको डेल्टन ने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, जिसे हम आज भी हेनरीज लॉ के नाम से ही जानते हैं। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को बोला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है X। यहाँ पर ये जो X है, काई है, जो भी आप इसे बोलना चाहें, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन और इनडायरेक्ट वर्ड्स में हम लोग इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो आपका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जिसको हम बाद में फॉर्मूला ओपन करते थे तो ये आ जाता था हमारा P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर प्रेशर 1 बार पर बात कर रही हूँ तो आपका के एच और एक्स के बीच में रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पर क्वेश्चन आपके किस तरीके से बनेंगे कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी है तो बताओ इसका केएच क्या होगा, या किसी गैसेस के केएच ये आ रहे हैं तो बताओ इनका सॉल्युबिलिटी, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये कह रहा है अगर आपका द वैल्यू ऑफ केएच इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, हायर का मतलब ये भी ज्यादा है ये भी ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर फॉर गैसेस विद लो सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये ठीक हो जाता है। कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नो, नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस। आराम से आपने आंसर ढूंढ दिया, बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। So our next question is which of the following will show negative deviation from Raoult's law। अब देखो हम लोगों ने नॉन आइडियल के केस में दोनों चीजें पढ़ी हैं,
ठीक है, कि एक आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं वो बढ़कर आती हैं, लाइक एंथैल्पी आपका बढ़ जाता है, दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, प्लस जो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है वो आपका बनता है लो बॉइलिंग, ठीक है, या मिनिमम बॉइलिंग जिसे बोलते हैं। नेगेटिव में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इन सब में अगर आप प्रॉपर आंसर देखें जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि दोनों के ही बीच में आपका बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव डेविएशन की तरफ जाती है, मतलब वैल्यूज जो है वो जो नॉर्मल आनी चाहिए थी उससे कम आने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वाई ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो भी आपको गिवन है हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हमको यहाँ पर गिवन है मास, जो कि मास है हमारा यहाँ से y ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इसने हमको दे दिया है कैपिटल M इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड का मास है, यानी कि जो सब आपका सॉल्वेंट का मास है वो कितना है यहाँ पर 250 ग्राम, ठीक है, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद ये हमसे क्या कर रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज Kb, ठीक है, वो भी इसने हमें डायरेक्टली दे दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बाद ये कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीबी हमसे मांगा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है Kb इंटू एम, यहाँ m आपका होता है मोलालिटी, तो Kb इंटू मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये आपका ग्राम में प्रेजेंट है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 1000 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, बस अब वैल्यूज उठा के यहाँ से लगा दो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की जगह केबी लगाना है हमको, डब्ल्यू की जगह हमको क्या लगाना है यहाँ से, यानी कि वाई लगाना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। मोलर मास की जगह हमें लगाना है कैपिटल एम, और आपको डब्ल्यू दिया हुआ है यहाँ से 250 ग्राम, तो ऊपर आपने किया 1000 का मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा आपका यहाँ से 4 टाइम्स, और आपका आंसर आ जाएगा केबी इंटू वाई, और यहाँ से 4 आ गया आपका आगे अपॉन एम। तो आंसर जरा आप देख लो, यहाँ से बी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज, आइसोटोनिक के केस में हम लोग जानते हैं कि जब दो सोल्यूशन आप लोग ले रहे हैं और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल हो जाए, मींस पाई 1 इज इक्वल टू हो जाए पाई 2, तो दोनों की वैल्यूज भी इक्वल हो जाएंगी, उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑप्शंस पर आते हैं, द फर्स्ट इज सेम बॉइलिंग पॉइंट, रॉन्ग, सेम वेपर प्रेशर ये भी नहीं हो जाएगा आपका, सेम मेल्टिंग पॉइंट ये भी नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, इन सब में से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है वो आपको पहचानना है। पहला उसने दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा उसने बोला है बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो हमें पता है, हमने बात ही नहीं की थी, लेकिन हम लोगों ने बात बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर की थी, लेकिन डायरेक्टली इन टर्म्स को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कंसीडर नहीं किया था। हमने क्या बोला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपका यहाँ से एक्यूरेट आंसर जो आएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में हमसे कह रहा है an azeotropic mixture of two liquids has high boiling point, then both of them when this mixture is, अब जब आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाई जा रहा है, अभी हम लोगों ने बात की थी नॉन आइडियल आपका दो टाइप का हो जाता है, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो जब आप ये पॉजिटिव डेविएशन वाला लेते हो, मतलब वैल्यूज जो हैं वो आपकी सब ऊपर ऑलरेडी जा रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है एजियोट्रॉपिक, मतलब क्या कि जहां पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, मींस आपका काई ए जो है वो इक्वल हो जाता है काई बी के, मोल फ्रैक्शन आपका इक्वल हो गया, सॉल्युबिलिटी इक्वल हो गई, ऐसा जो आपका सोल्यूशन है वो सेम टेम्परेचर पर बॉइल होता है, इसको तो हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक। अब अगर हम पॉजिटिव के केस में बात करें तो ऑलरेडी जब हीट वहां पर बढ़ चुकी है, तो आपको ऐसे सोल्यूशन को बॉइल करने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर या हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वहीं अगर आपका सब चीज ऑलरेडी डाउनवर्ड जा रही है, आपका जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको उसे बॉइल करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से मैक्सिमम बॉइलिंग या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी के बारे में हमसे बात कर रहा था कि जो एजियोट्रॉपिक है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, इट मींस वो क्या होगा, आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, तो बेंजीन आपका नॉन पोलर है, उसमें आपका पोलर सब्सटेंस कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा।
नेफ्थलीन आपका नॉन पोलर है, डिसॉल्व हो जाएगा, एंथ्रासीन डिसॉल्व हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl आपका आयनिक है जो कि आयंस प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे में पोलर सब्सटेंस आपका डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी विद प्रेशर। गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, तो आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इंक्रीज विद प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 mgSO4 सॉल्यूशन इज। हमें कंपैरिजन करा रहा है दो सॉल्यूशन को लेकर, जिनमें से एक है आपका 0.01 m का ग्लूकोज जो कि आपका नॉन पोलर है, और एक है आपका 0.01 m का MgSO4 जो कि पोलर है, और डिसॉल्व होकर आपको दो आयंस यहाँ से देगा Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों के केस में हमसे मांग रहा है कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन में वो कैसा हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो आपका ट्वाइस बढ़ जाएगा, क्योंकि दो टाइम्स आपको आयन ज्यादा मिलेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी ट्वाइस होकर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। उसने आपसे डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में मांग लिया, उसने आपसे वॉन्ट ऑफ के बारे में भी कैलकुलेट करा लिया। नेक्स्ट आ जाओ, KH वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन जेई में भी आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि लेवल इन लोगों ने बोर्ड का बढ़ाया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आपके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हम चलते हैं कि यहाँ KH वैल्यूज यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यूज आपको दी हुई है आर्गन की, CO2 की, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO एंड CH4। फोर वैल्यूज आपको दिए हैं, आर्गन के लिए दिया है वैल्यू 40.39, ये आपको वैल्यू दिया है 1.67, इसका दिया है 1.83 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि बहुत ही कम हो गया, और ये आ गया 0.413। इन चारों के लिए KH वैल्यू आपको दे दी है, और पूछा है अरेंज दीज गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। जिसका KH वैल्यू सबसे कम, यही रिलेशन पढ़ा था हमने, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जिसका KH सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू आपको HCHO की दिख रही है 10⁻⁻5, बहुत ही छोटा हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से दिख रहा है CH4, CH4 के बाद CO2 एंड देन आर्गन, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। अब वापस से वही क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आप लोग मुझे देंगे कि जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा वही आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, तो ये आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। 13 में हमसे बोला जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, मींस उसने हमें पाई यहाँ पर दे दिया है 0.0821 atm एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर भी मेंशन हो गया। द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर विल बी, कितना इजी क्वेश्चन है, n अपॉन v के बारे में हमसे मांगा है, कितना सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई इज इक्वल टू n अपॉन v इंटू RT। पाई का यहाँ पे वैल्यू लगाना 0.0821 इज इक्वल टू n अपॉन v हमसे मांग रहा है, आर की वैल्यू आप यहाँ पर लगा दोगे 8.314 इंटू 300 से n अपॉन v का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो वाटर का अगर हम बात करें HOH, ये हमारा कैसा हो गया, पोलर सब्सटेंस, तो पोलर सब्सटेंस में ऑब्वियसली कौन सा डिसॉल्व होगा, पोलर। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो हमें पोलर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट हम पेंटानॉल का बात कर सकते हैं जिसकी भी पोलैरिटी बहुत कम है क्योंकि वो बड़ा चेन हो गया है, नॉन पोलर की तरफ बढ़ रहा है। अब फिर कौन सा कंसेप्ट देखेंगे हम, फिर देखेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि जिसके पास अगर इसके जैसा स्ट्रक्चर मैच हो गया वो थोड़ा डिसॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में बेंजीन के साथ OH आ रहा है, तो बेंजीन आपका डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन OH डिसॉल्व हो जाएगा, मीन पार्शियली सॉल्युबल है। और इन सब में नेक्स्ट हम बात करें टोलुइन बेंजीन रिंग पर CH3, ना बेंजीन घुलेगा ना CH3 घुलेगा, दोनों ही नॉन पोलर हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल CH2H अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो OH आ गए, डिसॉल्व हो जाएगा। पेंटानॉल C5 वाला चेन आ गया, साथ में OH है, OH फिर से आ गया, डिसॉल्व हो जाएगा। तो लीस्ट सॉल्युबल जो मांगा था कि बिल्कुल ही ना के बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ से टोलुइन। लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन का, इसमें कह रहा है हमसे एन अनराइप मैंगो, कच्चा आम है, प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्रिंक बिकॉज। अब यहाँ पर क्या है कि जो रॉ मैंगो लिया हुआ है उसे हम सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं ताकि वो श्रिंक हो जाए, है ना, अचार बनाने का प्रोसेस में भी मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने मतलब देखा होगा।
तो ये अब ये रीजन हमसे मांग रहा है कि उसका रीजन क्या आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट उसने ऑप्शन दिया इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो गेन तो होगा नहीं वाटर, वे तो स्वेलन हो जाती है कोई चीज अगर गेन किया जाता है। दूसरा कह रहा है इट लॉसेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपका तब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर अप्लाई किया जाए, तो यहाँ हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर से रिवर्स ऑस्मोसिस की बात चल ही नहीं रही है। इट लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कल वापस से हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।